नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। अमेरिका के सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी नीतिगत ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी। ब्याज दरों में इस बढ़ोतरी के बाद भारतीय शेयर बाजार तो जैसे आसमान पर पहुंच गए। यूएस फेडरल के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने आखिर ऐसा क्या मंत्र फूका कि अपना एनएसई का निफ्टी 300 पॉइंट और बीएसई सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा आज भाग गया। संदीप जी, आखिर ये कमेंट्री में जेरोम पॉवेल की जो कमेंट्री थी उसमें ऐसा क्या था जो जिसको सुनकर बाजार तो एकदम सरपट दौड़ खड़ा हुआ? देखिए, मैं आपसे कल भी कह रहा था कि 75 बेसिस पॉइंट की हाइक, ये तो कहीं ना कहीं बाजार पहले से मान के चला, लेकिन जो कमेंट्री आई है फेड की, जो बाजार सुनना चाह रहा था, जैसा बाजार मान के चल रहा था, हूबहू वैसा ही आप देखिए फेड की ओर से जो सिग्नल्स है वो साफ तौर पे दिखे हैं। दो तीन बातें हैं जो इंपॉर्टेंट इस कमेंट्री में आई हैं, जो पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद। पहली बात, फेड ने ये कहा है कि आगे चलते हुए जो अप्रोच है उनकी, जो उनका रुख है वो डेटा ड्रिवन होगा, यानी कि आंकड़ों के हिसाब से। जैसे यूएस में महंगाई के आंकड़े आएंगे उसी हिसाब से जो आंकड़े हैं, जो ब्याज दरों के, उसके ऊपर ही फैसला लिया जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर महंगाई में बढ़ोतरी नहीं होती है आगे, तो जाहिर सी बात है फिर जो बढ़ोतरी हो रही है अभी 75 बेसिस पॉइंट की, वो शायद उतनी ना होती हुई दिखे, और महंगाई काबू होने की जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं पहले से बाजार मान के चल रहा है, और वैसा ही फेड की ओर से भी सिग्नल आते हुए दिखे हैं। उनका ये कहना है कि आगे महंगाई में कमी हो सकती है। जैसे मैं कल भी आपको कह रहा था कि जो कमोडिटी प्राइजेस में गिरावट आई है, जो बाकी कमोडिटीज़ में जो रिट्रेसमेंट हुआ है, उसको क्या फेड संदर्भ में लेता नहीं लेता है। देखिए, उन्होंने संदर्भ में लिया है, उनका ये कहना है कि हाँ, आगे महंगाई में कमी आती हुई दिख सकती है। इससे हुआ क्या है, एक तो बाजार में जो डर है वो कम होता हुआ दिखा है, और दूसरा जो सेंटीमेंट्स हैं वो अपलिफ्ट हुए हैं, वो सेंटीमेंट्स में कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ दिखा है। और तीसरी बात यह है कि अगर अनुमान के मुताबिक महंगाई में कमी हुई तो आने वाले जो दरें हैं उसमें जो बढ़ोतरी की संभावना है वो कम भी हो सकती है। यानी कि अभी जो 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो रही है वो आगे चलते हुए 50 बेसिस पॉइंट या तो फिर 25 बेसिस पॉइंट तक भी हो सकती है। अभी पिछले 2 बार में आप देखिए लगातार उन्होंने 1.5% की बढ़ोतरी करी है 75 बेसिस पॉइंट की, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनको काबू करने की जरूरत है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो स्टैंस उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है उससे ये साबित होता है कि शायद महंगाई अब उतनी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपको याद होगा पहले वो ये बोलते थे कि महंगाई को काबू करने के लिए हर मुमकिन कदम वो उठाते हुए दिखेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि हम डेटा ड्रिवन होंगे, यानी कि जिस तरह से महंगाई के आंकड़े आएंगे उसी के अनुसार ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला होगा। तो एक तो उतने सख्ती के साथ उनकी कमेंट्री नहीं आई है, और दूसरा नरमी इस चीज़ को लेकर है कि शायद जिस तरह से महंगाई में कमी आने की एक एक्सपेक्टेशन है, जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी जिस क्वांटम में हो रही थी वो नीचे आती हुई दिखेगी। तो दो ऐसी अहम बातें हैं जो कि बाजार सुनना चाहता था, और कहीं ना कहीं वैसा ही ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस फेड ने डिलीवर किया, जिस वजह से आप देखिए यूएस के मार्केट कल 450 अंकों से ज़्यादा चढ़ के बंद हुआ डाउ। उसी का इम्पैक्ट आज हमने इंडियन मार्केट्स में भी साफ तौर पे आता हुआ देखा। आज दूसरी तिमाही के अमेरिका में जो है जीडीपी के जो क्वार्टरली नंबर हैं वो भी आने वाले हैं, और उसमें ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लगातार दूसरी तिमाही होगी जब नेगेटिव 1.6 के आसपास शायद जो नंबर है वो आने की आशंका जताई जा रही है। तो अब ऐसे में जो इस साल के अंत तक या अगले साल महंगाई मंदी आने की जो संभावना जताई जा रही है या इसका डर है, वो क्या इस फेड के जो डिसीजन है उससे कम होती हुई दिख रही है, या क्या उसका भी असर बाजार पे हमने देखा है? देखिए, आप कमेंट्री में देखेंगे ना तो इस चीज़ को भी जिक्र किया गया, क्योंकि जब फेड ने दरें बढ़ाई हैं उन्होंने इस चीज़ को की और भी इंडिकेट किया है कि अभी उनका टारगेट महंगाई के ऊपर है, और जिस तरह से जिस क्वांटम में जितनी तेज़ी से वो दरें बढ़ा रहे हैं उसका ग्रोथ के ऊपर असर देखने को मिलेगा। उससे यूएस की इकॉनमी में रिसेशन भी आ सकता है, ऐसा उनके दिमाग में या उनके जहन में बातचीत है। ये पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो कमेंट्री आई है उसमें उनका ये कहना है कि जो दरें बढ़ाई गई हैं उस वजह से यूएस में रिसेशन आ जाएगा या मंदी आ जाएगी, ऐसा डर उनको नहीं है। हाँ, ग्रोथ स्लो डाउन होगी, ग्रोथ में कमी देखने को मिलेगी, वो जाहिर सी बात है, उन्होंने बोला है। तो उस लिहाज से देखा जाए, उन्होंने ये कहा है कि जो फेड ने जो बढ़ोतरी करी है दरों में वो यूएस की इकोनॉमी के लिए न्यूट्रल है, उससे मंदी नहीं आएगी। हाँ, ग्रोथ में जरूर जो स्लो डाउन है वो देखने को मिल सकता है। तो दरों में बढ़ोतरी से आगे इकोनॉमी में सुस्ती आ सकती है, ये उनका साफ तौर पे कहना था। और इसका जो मेन कारण है, जो फेड इतना पॉजिटिव है, इतना कॉन्फिडेंट है, उसके पीछे 2 बड़े कारण है। पहला बात तो इनका ये कहना है कि इकोनॉमी में जो मांग है वो अभी भी काफ़ी मजबूत है। देखिए, 9% के ऊपर का जो आंकड़ा आया था महंगाई का, उसके बावजूद भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जो कंज्यूमर के स्पेंडिंग के आंकड़े हैं वो बेहद मजबूत है, यानी कि इकोनॉमी में अभी भी मांग बेहद मजबूत है। और दूसरा लेबर मार्केट, जो आप रोजगार के आंकड़े देख रहे हैं
उनमें आप देखिए लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। तो ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं इकोनॉमी की मजबूत स्थिति को। हाँ, उन्होंने जो 2 बार से दरें बढ़ाई हैं उसका इकोनॉमी के ऊपर या ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट आना लाजमी था, लेकिन अगर आगे जैसे महंगाई में कमी होने की बात है, अगर आगे वो दरों में जो बढ़ोतरी कम करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उतना इम्पैक्ट आपकी जो ग्रोथ रेट है उसके ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। तो नो डाउट महंगाई को काबू करने के लिए दरें काफ़ी तेज़ी से बढ़ाई गई हैं, उसका इंपैक्ट हमने ग्रोथ पे भी आता हुआ देखा, लेकिन आगे महंगाई कम होगी, उससे दरों में भी कम बढ़ोतरी होने का आसार है, जिस वजह से अब जो हमने 2 तिमाही में जो एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी नंबर नेगेटिव आ जाएगा, वो शायद आगे ना आता हो दिखे। तो उस लिहाज से फेड को इस चीज़ का अंदाज़ा पहले भी था, उनके जहन में था, और अब उनकी कमेंट्री में भी ये कहीं ना कहीं हाईलाइट है कि वो ऐसा नहीं मान रहे। टेक्निकली भले ही आप कहेंगे कि 2 तिमाही से नंबर खराब आ रहा है तो आप एक रिसेशन वाले मोड में चले गए हैं, लेकिन फेड कह रहा है कि ऐसा नहीं होता हो दिखेगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं बाजार ने काफ़ी बड़ी राहत ली है। फेड के इस फैसले के बाद अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें आरबीआई का अब क्या अगला कदम हो सकता है? क्या आरबीआई भी अपनी ब्याज दरें बढ़ा सकता है? देखिए, ब्याज दरें बढ़ेंगी वो तो हर कोई जानता है, हर कोई फैक्टर इन करके चल रहा है। क्वांटम क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आरबीआई ने पहले भी इंडिकेट किया है कि हमारे लिए महंगाई चिंता है 7% के ऊपर है, लेकिन अक्टूबर महीने से जो महंगाई है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये आरबीआई गवर्नर ने पहले भी मेंटेन किया है। अब अगर यूएस के सेंट्रल बैंक से भी उनको ऐसा सपोर्ट मिलता है, यूएस भी इस चीज़ को संदर्भ में ले रहा है कि हाँ आगे महंगाई में कमी हो सकती है, जिससे वो दरों में बढ़ोतरी की जो रफ्तार है उसमें कमी लाएंगे, उसमें धीमापन लाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर इसको आरबीआई भी एक पॉजिटिव के तौर पर लेगा। और कहीं ना कहीं बाजार ने इस चीज़ को फैक्टर इन करना शुरू कर दिया है कि जो पहले एक आधा % और उसके बाद 40 बेसिस पॉइंट, यानी कि कुल मिलाकर जो 0.9% की 90 बेसिस पॉइंट की जो बढ़ोतरी हुई है, अब शायद उस क्वांटम में बढ़ोतरी ना हो, उससे कम हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट या 35 बेसिस पॉइंट। ये ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं इंडियन मार्केट्स की। जहाँ तक बात है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है कि हाँ अब इंडिया में भी जो ब्याज दरें हैं बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार से नहीं बढ़ेंगी, जिससे ग्रोथ के ऊपर जो इम्पैक्ट इंडिया में भी आना है, हालांकि रिसेशन की तो 0% पॉसिबिलिटी है, लेकिन ग्रोथ के ऊपर जो इम्पैक्ट आना है वो उतना नहीं आएगा जितना बाजार पहले मान के चल रहा था या डर रहा था। चलिए, अच्छी बात है। अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डिपॉजिटर्स के लिए फ़ायदेमंद बात है। बैंक डिपॉजिट्स रेट भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। तो जो लेकिन जो लोन लेते हैं, जैसे आपको याद होगा पिछली बार भी जब उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉन्क्लेव में बोला था कि बैंकों को अपने जो लोन देने की रफ्तार है उसे पिकअप करने की जरूरत है, खासतौर पे एमएसएमईज के लिए, जो छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए, क्योंकि इकोनॉमी में बूस्ट चाहिए। इकोनॉमी में पैसे की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है, क्योंकि 2 बार से इन्होंने जो कदम उठाए हैं और खासतौर पे रुपए को सपोर्ट करने के लिए जिस तरह से आरबीआई कदम उठा रहा है उससे लिक्विडिटी की कमी हो रही है। तो अगर बैंक्स पुश करते हैं, इनका क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं एक लाइफलाइन के तौर पे काम करेगा हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटे उद्योगों के लिए, उससे कहीं ना कहीं ग्रोथ पिकअप करती हुई दिखेगी। आज एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें बैंक क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ी सी रफ्तार या सुधार आने की बात कही गई है। हमारे एक दर्शक हैं संदीप जी, प्रीत खुराना, जो टाटा पावर पर, और एक और दर्शक हैं आकाश मौर्य, जो ओएनजीसी के शेयर पर एक आउटलुक चाहते हैं। अगर आप उस पर कुछ बता सकें। देखिए, ओएनजीसी की जहाँ तक बात है तो हमने फिनेथिक वेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर एंड सीईओ विवेक कुमार नेगी जी, उनसे बात करी। उनका ये कहना है कि पहले ओएनजीसी है पहले टाटा पावर? पहले टाटा पावर फिर ओएनजीसी। ठीक है, तो पहले टाटा पावर की जहाँ तक बात है तो टाटा पावर पर उनका ये कहना था कि नो डाउट स्टॉक करेक्ट हुआ है, 2 दिन पहले इसके नंबर्स आए थे, मुनाफा 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन मार्जिन्स में प्रेशर आया था। वो एक कंसर्न की बात है जो कि टाटा पावर के स्टॉक के लिए है, लेकिन ये स्टॉक गिर रहा है, अच्छी बात है। जो निवेशक एंटर करना चाहते हैं इस स्टॉक में उनके लिहाज से, क्योंकि ये बाय ऑन डिप्स, यानी कि हर गिरावट पे खरीदारी वाला स्टॉक है। 220 के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है। जितना 200 रुपये के आसपास ये स्टॉक मिलेगा, कोई अगर नई एंट्री करना चाहता है, उतना बेहतर है, ऐसा वीके नेगी साहब ने हमें बताया। उनका ये कहना था कि आप स्टॉप लॉस जो है उसे 200 रुपये के आसपास रख ले, जो मौजूदा निवेशक हैं, और जो 200 रुपये के आसपास खरीदेंगे उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 180 रुपये के आसपास है, क्योंकि वो लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। अब अगर आप होल्ड करते हैं इस स्टॉक को कम से कम 1 साल के लिए, तो 300 रुपये के टारगेट वो सुझा रहे हैं। 200 रुपये के आसपास खरीदें, 1 साल में 300 रुपये, यानी कि 50% के आसपास का एप्रिसिएशन हो जाएगा। अगर आप इसे 3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो 450 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि हर गिरावट में टाटा पावर में आपको खरीदारी करनी है। लेवल्स को ध्यान में रखिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करें और लंबी अवधि के लिए खरीदें 300 और 450 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, इसके बाद ओएनजीसी। हाँ, ओएनजीसी की जहाँ तक बात है तो उनका साफ कहना था कि ऑयल एंड गैस के लिए उनकी रणनीति साफ है कि वो एग्जिट करने की राय लोगों को दे रहे हैं। अब अगर किसी का इस सेक्टर में ही रुझान है,
बहुत हाई रिस्क एपेटाइट है, जोखिम ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि स्टॉक की डिविडेंड यील्ड काफ़ी हाई है, तो उस लिहाज से आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, वरना वो कह रहे हैं कि एग्जिट कर जाएं ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो इसमें निवेशित हैं ऑलरेडी, वो होल्ड करना ही चाहते हैं, तो उनके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा। उन्होंने कहा था कि 111 रुपये, 110 रुपये ये वो लेवल है जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, और ऊपर में स्टॉक की रेंज है 155, 160, जहाँ पे जाके ये अटकता है वो रेजिस्टेंस का लेवल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए नीचे की ओर 110 और ऊपर में 160, इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करता है। अगर आप बड़े स्विंग्स के लिए 30-40% की अप्रिसिएशन या 30% के 30 से 40% के डाउनसाइड के लिए तैयार हैं, इतना वॉलिटिलिटी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना पेशेंस है तो आप इस स्टॉक में बने रहिए, वरना आप निकल जाएं। अगर आप होल्ड कर रहे हैं 111 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 155, 160 तक के टारगेट्स। तो आपने देखा हमारे एक्सपर्ट नवीन जी ने कितना अच्छे तरीके से आपके शेयर के जो क्योरी थी उसके बारे में बताया। अगर आपके पास भी कोई स्टॉक रिलेटेड या मार्केट रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप ज़रूर हमें पूछें, हम अपने एक्सपर्ट से ऐसे ही उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप यूट्यूब पे हमारे चैनल मनी 9 को तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन अब आप एंड्रॉयड और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह, एंड्रॉयड और एप्पल iOS दोनों के लिए ऐप, हमारा मनी 9 ऐप मौजूद है। आप उसको तुरंत डाउनलोड करें और हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को फ़ायदा उठाएं। और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।